नमस्कार। आज एक बार फिर हम उपस्थित हैं अपने यूट्यूब चैनल अनूप फ्यूचर क्लासेस में। हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे। हम आपको बता दें उसी कार्यविधि में हम लोग आज दूसरी वायुनली के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा था हम लोग कंठ के बारे में पढ़ लिए थे। कंठ क्या होता है? कंठ में जो महिला और पुरुष में होता है वो मोटी और पतली आवाज़ की संरचना होती है। लेकिन उसी से बढ़ते क्रम में आज हम लोग पढ़ेंगे वायुनली के बारे में। देखिएगा दोस्तों, वायुनली क्या होती है। वायुनली देखिएगा, यह एक लगभग 12 सेमी लंबी संरचना होती है जो वायु को फेफड़े में पहुंचाने का कार्य करती है। हम आपको बता दें जो आपकी वायुनली होती है यह 12 सेमी लंबी होती है और यह क्या करती है? हवा को फेफड़े में पहुंचाने का कार्य करती है। आगे देखिएगा, वायुनली आगे बढ़कर 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं। यही देखेंगे मित्रों, ये आगे चलकर 2 भागों में विभक्त हो जाता है इस तरीके से, और इसी को ही हम क्या कहते हैं? श्वसनी कहते हैं। फिर देखिएगा, वायुनली में बीच बीच सी के आकार की उपास्थि की एक छल्ला पाया जाता है जिसे हाइलिन की उपास्थि कहते हैं। यह वायुनली को आपस में चिपकने से रोकता है। हम आपको बता दें यह जो 12 सेमी की वायुनली होती है इसमें हाइलिन उपस्थित होता है और यह सी के आकार का होता है। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में इसका पूरा डायग्राम पढ़े थे और इसके बारे में जानते हैं। चलिएगा, ये याद रखिएगा। आगे देखिएगा, फेफड़ा है जिसे लंग्स कहते हैं। हम आपको बता दें फेफड़ा जो मानव मनुष्य का एक श्वसन मुख्य अंग होता है। देखिएगा, मनुष्य 2 फेफड़े होते हैं। मनुष्य में कितने फेफड़े होते हैं? 2 फेफड़े होते हैं। एक आपका राइट लंग्स, दूसरा आपका लेफ्ट लंग्स। देखिएगा, जो कुछ 5 खंडों से मिलकर बने होते हैं। हम आपको बता दें जो लेफ्ट लंग होता है इसमें 1 खंड होते हैं, मतलब टोटल मिलाकर 2 खंड, और जो आपका राइट लंग होता है उसमें 3 खंड होते हैं। टोटल मिलाकर ये 5 खंडों से बना होता है। आगे देखिएगा, और हमने आपको बताया था जो फेफड़ा होता है, यहाँ पे देखिएगा फेफड़े का जो पार्ट होता है यहाँ से ये श्वसनी से मिलकर अलग अलग 2 रूपों में डिवाइड होता है, और ये बायां और एक ये दाहिना। जो आपका दाहिना होता है, दाहिने के जो इसको कवर करता है, सुरक्षा करता है, सुरक्षा कवच कहते हैं, इसी को फ्लूरा कहते हैं। आगे चल के मैं आपको बता रहा हूँ फ्लूरा। और इसके 2 परतें होती हैं, एक इनर होती है और एक आउटर होता है। हम आपको बता दें इसी दाएं और बाएं फेफड़े के फ्लूरा के बीच में एक नम पदार्थ होता है जिससे हमारे आघातों से इन फेफड़ों की क्या करता है? सुरक्षा करता है। चलिएगा आगे देखते हैं। देखेंगे मनुष्य के फेफड़ों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है। जैसे कि अभी हमने आपको बताया था जो फेफड़ा होता है, मनुष्य के जो फेफड़े होते हैं दाएं और बाएं फेफड़े में, इनके चारों ओर एक आवरण पाया जाता है जिसे फ्लोरा कहा जाता है। हम आपको बता दें यह फ्लोरा 2 प्रकार का होता है। पहला आपका होता है पेरिटाइल फ्लोरा, दूसरा आपका होता है विसरल फ्लोरा। हम आपको बता दें जो आपका पेरिटाइल फ्लोरा होता है वो आउटर होता है, ये बाहरी होता है। जैसे यहाँ पे आपका हृदय हो गया, अब इस पर 2 जो आपका पहला है बाहर है उसे पेरिटाइल कहते हैं, और जो अंदर का है फेफड़े के अंदर की जो चारों तरफ की दीवार है उसे विसरल फ्लोरा कहा जाता है। हम आपको बता दें इन परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है। इन परतों के मध्य एक तरल पदार्थ होता है जिसे फुफ्फुसवर्णीय द्रव्य कहते हैं। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछेगा फुफ्फुसवर्णीय द्रव्य कहाँ पे स्थिर होता है तो आप बताएंगे आपके हृदय के जो 2 परत सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं, इसी को फुफ्फुसवर्णीय द्रव्य कहते हैं। चलिएगा आगे देखिएगा,
और इनका काम क्या होता है, यह बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। जैसे आपके फेफड़े पर कोई हाथ से टच करेगा, सबसे पहले यह इनर और आउटर जो आपके फ्लोरा होते हैं ये उन्हीं को रोक लेते हैं और अंदर हृदय में लड़ने की कोई क्षमता कार्य नहीं करने देते हैं। तो यह बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है जो इसको सुरक्षा पहुंचाते हैं। अगला देखेंगे, मनुष्य का फेफड़ा लगभग, हम आपको बता दें जो मनुष्य का फेफड़ा होता है लगभग 300 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना से मिलकर बने होते हैं, जिसे वायु कोश कहते हैं। आगे देखिएगा, डायाफ्राम, यह इम्पॉर्टेंट होता है। हमने आपको बताया था डायाफ्राम क्या होता है, जो आपका फेफड़ा होता है फेफड़े से यह कर्व के आकार में अटैच होता है। आगे देखिएगा, फेफड़े के बारे में पहले जानते हैं। यह एक ऐसी संरचना होती है जो पाचन तंत्र का श्वसन तंत्र से पृथक करता है। हम आपको बता दें, यह एक ऐसी संरचना होती है जो पाचन तंत्र और श्वसन, यहाँ सांस लेने से फेफड़े और यहाँ पाचन की जो उपास्थि होती है, इन दोनों की संरचना को अलग करने का काम करता है डायाफ्राम। आगे देखिएगा, डायाफ्राम सांस लेने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। याद रखिएगा, जो डायाफ्राम होता है इसमें सांस लेने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सांस लेना एक ग्रहण करना होता है, एक त्यागना होता है। जब आप ग्रहण करते हैं तो वायुमंडल से फेफड़े में जाता है, जब हम सांस लेते हैं तो वायुमंडल से फेफड़े में जाता है। तब वायुमंडल की दाब क्या होती है, अधिक होती है, और फेफड़े का क्या होता है, कम होता है। अभी देखिए, जैसे हमको सांस लेना होगा तो हम क्या करेंगे, ज़ोर से सांस को खींचते हैं। जब ज़ोर से सांस को खींचते हैं तो वहाँ पे अधिक दाब लगता है। जब अधिक दाब लगता है तो फेफड़े में वह दाब क्या हो जाता है, चला जाता है, उसमें कम दाब रहता है। फिर यही प्रोसेस उल्टा हो जाता है। जब फेफड़े से हम लोग सांस को बाहर निकालते हैं तो फेफड़े में अधिक बल लगाते हैं, दाब लगाते हैं, तब वो जो सांस होती है बाहर वायुमंडल में निकलता है। इसलिए जो हम अनुलोम विलोम करते हैं यह सांस लेना ही ब्रीदिंग कहलाता है। आगे देखिएगा, डायाफ्राम समतल फेफड़े में फैल जाता है। हम आपको बता दें, जब हम सांस लेते हैं तो वह एकदम फैल जाता है और फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो फेफड़े का आयतन बढ़ जाता है और फेफड़े का दाब कम हो जाएगा। फेफड़े का दाब कम हो जाएगा तो आसानी से यह हो जाएगा। आगे देखिएगा, जो आपका आगे होता है, जब हम लोग सांस को क्या करते हैं, त्यागते हैं, त्यागने पे क्या होता है, डायाफ्राम गुम्मताकार के हो जाता है, जिससे फेफड़े में जाकर यह सिकुड़ जाता है। जब हम लोग त्यागते हैं तो ये गुम्मताकार हो जाता है और सिकुड़ जाता है। फेफड़ों का आयतन कम हो जाएगा, जो फेफड़ा होता है उसका आयतन कम हो जाता है, तभी सांस क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है। और इस पर जो आपका दाब होता है वो अधिक लगता है। फेफड़े पर दाब अधिक लगेगा तभी हमारा सांस क्या होगा, बाहर की तरफ निकलेगा। चलिए आगे देखिएगा, विभिन्न जंतुओं में श्वसन, और जो जंतु होते हैं वो कैसे श्वसन करते हैं। हम आपको बता दें, एक कोश की जीव जैसे अमीबा, यूग्लिना तथा पैरामीशियम आदि कोई भी श्वसन अंग नहीं पाया जाता है। इनमें कोई श्वसन अंग नहीं पाया जाता है, अतः इनमें श्वसन देहगुहा जनरल बॉडी सरफेस की सहायता से विसरण प्रक्रिया के द्वारा से संपन्न होती है। हम आपको बता दें, अमीबा, यूग्लिना तथा पैरामीशियम आदि इनमें कोई श्वसन अंग नहीं पाया जाता है, बल्कि इसमें देहगुहा अपनी बॉडी से ही क्या करते हैं, सांस को लेते हैं। चलिए देखिएगा, आगे हम लोग कछुए के बारे में पढ़ेंगे। कछुआ क्या होता है, कछुए में श्वसन नमयुक्त त्वचा के द्वारा होता है। जब ये अपना सांस लेते हैं, नमयुक्त त्वचा होती है, तब ये अपना हुआ सांस को ग्रहण करते हैं। आगे देखेंगे, जलीय जीव जैसे मछली वर्ग, झींगा आदि टैडपोल में श्वसन गलफड़े के द्वारा होते हैं। आगे देखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान से देखिएगा। कीट वर्ग जैसे काकरोच में श्वसन एक नलिका रूपी संरचना के द्वारा होता है, जिसे वायु नली कहते हैं। जो आपके कीट वर्ग होते हैं इनमें नलिका पाई जाती है, और नलिका क्या होती है, एक कीट वर्ग के रूप में होता है। जो देखिएगा, वायु नली बाहर दो छिद्रों के रूप में खुला होता है, जिसे
श्वसन रंध्र या स्पाइरल कहते हैं। याद रखेंगे। या मकड़ी तथा बिच्छू में श्वसन, जो मकड़ी और बिच्छू में श्वसन होता है वो लंग्स की सहायता से होता है। मेढक में श्वसन गलफड़े तथा स्किन के द्वारा होता है। हम आपको बता दें, जो आपका मेढक होता है पानी में जब रहता है वो गलफड़े तथा जब वह ज़मीन में रहता है तो वह स्किन के द्वारा अपनी सांस को ग्रहण करता है। आगे देखेंगे हीमोग्लोबिन, यह इम्पोर्टेंट होता है। हीमोग्लोबिन में क्या होता है हम आपको बता दें, हीमो प्लस ग्लोबिन। हीम मतलब आयरन होता है और आयरन क्या होता है इसमें F+++ होता है, और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। हम आपको बता दें यह प्रोटीन जो होता है 4 ऑक्सीजनों से बना होता है। मतलब इनमें आपकी हीमोग्लोबिन, हीम आयरन तो होगा लेकिन ऑक्सीजन की मात्रा कितना होगा, 4 होगा। यहाँ पे देखिएगा ग्लोबिन से क्या निकलता है, पहला हीम प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से भी हीम निकला प्लस ऑक्सीजन, यहाँ से भी निकला हीम प्लस ऑक्सीजन। तो इसी प्रकार से ये 4 प्रकार के होते हैं। हम आपको बता दें कि हीमोग्लोबिन में एक अणु में आयरन F++ के 4 अणु होते हैं। हमने अभी आपको बताया कि जो आपका हीम होता है उसमें आयरन ऑक्सीजन के कितने अणु होते हैं, 4 होते हैं। हीमोग्लोबिन का एक अणु ऑक्सीजन के 4 अणुओं का संवहन करता है। मैं आपको बता दें, जैसे यहाँ पे आप फार्मूला ही देख रहे हैं, ये हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन में जो आपकी ऑक्सीजन है वो 4O2 है और यह जाकर क्या बनाता है, हीमोग्लोबिन O2 यह पूरा एक शुद्ध फेफड़े में रक्त बनाता है, रुधिर। हम आपको बता दें यह कैसा कार्य करता है। तो यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले जो अशुद्ध रुधिर होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेता है। सबसे पहले ये दाहिना अलिंद से होकर, यहाँ पे देखेंगे ये दाहिने अलिंद से होकर दाहिने निलय से होकर वायुमंडल तथा फेफड़े में जाती है, और वायुमंडल में पहुँचने से इस पर एक धमनी काम करती है जिसे अशुद्ध धमनी या पल्मोनरी धमनी कहते हैं। हम आपको बता दें, जब फेफड़ा वायुमंडल में पहुंच जाता है यह पल्मोनरी सिरा से शुद्ध होकर बायां अलिंद और बायां निलय से होकर संपूर्ण शरीर में रुधिर को पहुंचाने का कार्य करता है। ये देखिएगा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, नोट है, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। अगर आपसे कोई पूछे 100 ml में ब्लड में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, अगर आपसे कोई पूछे 100 ml में कितने ब्लड में कितना ग्राम खून होता है तो आप बताएंगे 15 ग्राम होता है, और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.4 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है। तो याद रखिएगा, जो 1 ग्राम खून होता है, ब्लड रुधिर होता है, उसमें कितने ऑक्सीजन पाए जाते हैं, 1.34 ml ऑक्सीजन का संवहन करता है। CO2 का संवहन ऑक्सीजन की तुलना से अधिक तीव्र होता है क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की तुलना से अधिक घुलनशील होता है। जो आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑक्सीजन होता है, यह ऑक्सीजन से अधिक कार्य करता है कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिएगा, हमारे ब्लड में कार्बोनिक अनहाइड्राइड ऑक्सीजन का एक रुधिर पाया जाता है जिससे हमारी बॉडी को पूरा कंट्रोल करता है। यहाँ पे इसको आप देख लीजिएगा, यह कैसे काम करता है। को कंप्रेजेंस वायुमंडल, जैसे वायुमंडल है, फिर यहाँ से वायु आई हवा हमारे बॉडी में, तो यह बॉडी में जब वायु आया तो यहाँ से ऑक्सीजन, केवल सिर्फ ऑक्सीजन लिया, ऑक्सीजन लेने पर यहाँ पे ब्लड में जाएगा, ब्लड ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, तो हीमोग्लोबिन प्लस O2 तैयार हो जाएगा। लेकिन जब हम वायु नहीं पाते हैं, जब हमें सिर्फ वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाए तो हमारे पूरे बॉडी में क्या हो जाएगा, CO प्लस आपका होमोग्लोबिन दोनों मिक्स हो जाएगा, और यह CO क्या होगा, ऑक्सीजन की 200 गुना से अधिक कार्य करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड जाएगा पूरा खून क्या हो जाएगा, ब्लड रुक जाएगा, जिससे व्यक्ति क्या हो जाता है, मर भी सकता है और बेहोश हो जाता है। यह तमाम प्रकार की ऐसी कंडीशन होती है। इसीलिए वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या होता है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है।
अगर यह सेशन अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। बस आज के लिए इतना। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।